कूलम्ब्स लॉ और कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ये दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में अल्टरनेट ईयर्स आते ही आते हैं। तो अगर आप भी जीएसईबी बोर्ड्स के बच्चे हो, गुजरात बोर्ड के बच्चे हो और आपको भी अच्छे मार्क्स लाने हैं बोर्ड्स में, हेलो गाइस, अगर आप भी क्लास 12 जीएसईबी बोर्ड में हो तो ये वीडियो आपके लिए है। बिकॉज आज हम डिस्कस करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड्स में 100% आएगा, वो है दैट इज कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ और कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ये दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में अल्टरनेट ईयर्स आते ही आते हैं। तो अगर आप भी जीएसईबी बोर्ड्स के बच्चे हो, गुजरात बोर्ड के बच्चे हो और आपको भी अच्छे मार्क्स लाने हैं तो बेटा ये टॉपिक आपको करके ही जाने चाहिए। तो हम आज यही डिस्कस करने वाले हैं कि कूलम्ब्स लॉ क्या होता है और कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे बोर्ड्स में आए हुए हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप किस तरह से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बना सकते हो, किस तरह से आप इंपॉर्टेंट थ्योरी के क्वेश्चन बना सकते हो, इन सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए अब एक बार समझते हैं फटाफट। सबसे पहले कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, तो आप देखो जैसा कि इसका स्टेटमेंट है, आपको यू हैव टू प्रैक्टिस द स्टेटमेंट कि आपको इस एग्जाम में इस तरह से ही लिखना होगा। इफ यू वांट टू गेट द गुड मार्क्स देन यू हैव टू फॉलो दिस रूल आल्सो ओनली। ठीक है, आप इस तरह से ही लिखेंगे। पहले तो क्या है यहाँ पे कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, कूलम्ब्स लॉ, that Coulomb's the force of attraction or repulsion between two charges is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of distance between them। ये दोनों स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा। पहला पॉइंट ये करेंगे, उसके बाद इसको हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे करेंगे, देखो जो फोर्स है वो क्या बताया जा रहा है कि जो चार्ज है Q1 और Q2 उसके कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके प्रोडक्ट के। देखो यहाँ पे अगर आप डायग्राम में देख सकते हो तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे Q1 चार्ज है, यहाँ पे Q2 चार्ज है और दोनों के बीच में डिस्टेंस है कितना, दोनों के बीच में डिस्टेंस है R। कितना चार्ज डिस्टेंस है दोनों के बीच में, R डिस्टेंस है। तो ठीक है, हमने ये लिख लिया भाई प्रोडक्ट, जो पहला पॉइंट समझ में आया। दूसरा क्या बोला है, जो फोर्स है वो इसके डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन। क्लियर यहां तक? स्टेटमेंट अकॉर्डिंग हमने लिख दिया है। और जब इसको हम दोनों को मर्ज करेंगे बाय इक्वेशन 1 एंड 2, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 जब दोनों को मर्ज करोगे तो क्या बन जाएगा, एफ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर यहां तक? एफ Q1 Q2 F1 अपॉन आर स्क्वायर, दोनों को जब हमने मर्ज किया तो क्या बना, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जब इसको हटाएंगे यहां से कांस्टेंट आएगा k, दैट k Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। नाउ दिस k इज कांस्टेंट और इस कांस्टेंट को हम कूलम्ब्स कांस्टेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कूलम्ब्स कांस्टेंट। ठीक है, ऐसा पर्टिकुलर कुछ नाम नहीं होता लेकिन कूलम्ब्स कांस्टेंट आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, यहां तक ठीक है। अच्छा, इस k की वैल्यू जो होती है बेटा, इस k की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस k को ध्यान रखना है दैट k मींस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है अप्रॉक्स 9 × 10⁹ होती है। कितनी होती है, 9 × 10⁹ यहां तक क्लियर है? बोलो अच्छे से। अच्छा, अब यहां पे हम एक चीज और समझते हैं कि ये जो k है, इस k का यूनिट क्या होना चाहिए। अब आप थोड़ा यहां समझो, अगर हमारे पास इस फॉर्मूला हुआ k Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है, तो मुझे k का फॉर्मूला चाहिए, मैं कैसा लिख सकता हूं, क्या एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 × Q2, क्या मैं लिख सकता हूं ऐसा? ठीक है, बिल्कुल लिख सकता हूं। अभी फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, रेडियस का क्या यूनिट होगा, मीटर स्क्वायर, और ये क्या हुआ, चार्ज, यानी चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, तो कूलम स्क्वायर। तो इसका यूनिट क्या हुआ बेटा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो आप यहाँ क्या यूनिट लिखोगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। कोई भी चीज लर्न नहीं करनी है, सब अंडरस्टैंड करा दूंगा मैं, एकदम अच्छे से समझ जाओ, एग्जाम में लाके लिख के आओ और आपके अच्छे मार्क्स आए। ठीक है, एग्जाम में आएगा, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। कितने मार्क्स का, 2 मार्क्स का आता ही आता है, तो प्रिपेयर करके रखना है। तो k इक्वल्स टू ये वैल्यू आ गई। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अच्छा, यहाँ पे एक टर्म दिखाई दे रहा है जो आपको एप्सिलॉन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू यहां से आ सकता है आपके एग्जाम्स के अंदर, एमसीक्यू यहां से आ सकता है। देखो मैं यहां पर लिखता हूं, अगर मैं एप्सिलॉन नॉट को बोलूं, इस एप्सिलॉन को नॉट को बोलते हैं परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। क्या बोलते हैं, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। आ जाओ नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, तो यहां पे आपको समझ में आएगा। देखो हम क्या बात करें, तो हमारा फॉर्मूला क्या था, F इक्वल्स टू k Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला था। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है। अच्छा, इस k का मतलब मैंने आपको बताया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इस एप्सिलॉन नॉट को ही हम क्या बोलते हैं, परमिटिविटी। ये जो दिखाई दे रहा है ना आपको, दैट इज परमिटिविटी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इस सिंबल का मतलब होता है परमिटिविटी, और ये लगाने से इसका मतलब हुआ परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, दैट इज परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम व्हिच डिटरमाइंस द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस सिचुएटेड इन दैट मीडियम। यानी कि अगर मान लो 2 चार्ज है Q1 और Q2, इसके बीच में कितना इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगा, जो हमने कूलम्ब्स लॉ के थ्रू पढ़ रहे हैं,
कितना फोर्स लगेगा वो हमें किससे पता चलता है? इस परमिटिविटी के नंबर से पता चलता है। ठीक है, पर हमारा टास्क ये नहीं है, हमारा टास्क ये नहीं है, हमें क्या बेसिकली समझना है कि इस परमिटिविटी से हम किस तरह के बोर्ड्स में क्वेश्चन आते हैं। तो आप देखो, अगर मैं यहां सबसे पहले तो इसकी बात अगर हम कर रहे हैं, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका एमसीक्यू के अंदर एक क्वेश्चन आएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट, यानी कि परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो, इससे आते हैं पहले, के का यूनिट हमने सीखा क्या था? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ठीक है, इसकी यूनिट थी। तो एप्सिलॉन नॉट का अगर हम यूनिट लिखना चाहें तो वी कैन राइट 1/k। तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या बन गई? कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। बोलो, बात समझ में आई? जैसे इसका उल्टा ही तो है, इसका कोई यूनिट तो होगा नहीं, 4 पाई का नंबर है, तो इसका यूनिट क्या होगा? ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। दैट मींस इट कैन बी रिटन लाइक दिस 1/k। और k का यूनिट अगर ये है तो एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या होगा? कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब यहां से डायमेंशन फॉर्मूला लिखो। कूलम क्या डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? बोलो, AT क्या होता है? A और T, और AT का स्क्वायर हुआ। न्यूटन का क्या होता है? ml2t माइनस ml। ठीक है, ml(t)-2। और मीटर स्क्वायर क्या होता है बेटा? L2। L होता है, L का स्क्वायर हुआ L2। तो यहां सॉल्व करेंगे तो A2T2 अपॉन m L3t-2। और सॉल्व करो इसको, तो क्या लिख सकते हैं हम? A2, ठीक है, T2 यहाँ पे है, ये ऊपर जाएगा तो T4 हो जाएगा, L-3 हो जाएगा और m-1 हो जाएगा। मतलब फाइनली वी कैन राइट m-1 L-3 T4 और A2। और ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एमसीक्यू इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। सो यू हैव टू प्रिपेयर। एमसीक्यू आने वाले 50 मार्क्स से पता है सबको, तो इस 50 मार्क्स के अंदर इस तरह का एक एमसीक्यू आपको 100% मिल सकता है, तो प्रिपेयर करके चलना है। ठीक है, छोटी छोटी चीजें बेटा बस दिमाग में रखोगे तो अच्छे से रिजल्ट आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतने आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। कूलम्स लॉ समझ में आ गया, कूलम्स लॉ के फॉर्मूले समझ में आ गए, कूलम्स लॉ का डायमेंशन फॉर्मूला समझ में आ गया, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू समझ में आ गई। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमें क्या डिस्कस करना है? इसके बाद हमें देखना है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप जब भी PYQs खोल के देखोगे तो आपको इसका एक क्वेश्चन आपको मिलेगा 100%। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% आपको प्रिपेयर करके चलना है इस टॉपिक को। हाँ, काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आइए देखते हैं इसको, समझते हैं कैसे होता है। पहले तो देखो, तो बहुत ध्यान समझना, एक छोटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा। ठीक है, ज्यादा नहीं पर थोड़ा सा। देखिए, हमने समझा कि यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है हमारा, पहले कितना था डिस्टेंस? आप अभी आपने पढ़ाई की थी। ओके, तो जब आप यहां से कैलकुलेट करते हो तो इमेजिन करो, यहां पे चार्ज है Q1, यहां पे चार्ज क्या है? Q2। ठीक है, यहां पे चार्ज कितना है? Q1, वहां पे चार्ज कितना है? Q2। अब ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, क्या होगा? दोनों में रिपल्सन होगा कि नहीं होगा? दोनों चार्ज में रिपल्सन होगा। ये वाला इस पे फोर्स लगाएगा, मान लो इस डायरेक्शन में, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। कैसे पढ़ेंगे? पहले वाले में फोर्स लगा किसकी वजह से? सेकंड वाले की वजह से। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और सिमिलरली यहां फोर्स लगेगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। बोलो, बात समझ आई? इतनी बातें समझ में आ गई आपको? ठीक है, अच्छा, यहां जो वेक्टर आर है, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहां पे, वो कितना हो रहा है? किस डायरेक्शन में? 1 से 2 हो रहा है। भाई यहाँ का जो फोर्स लग रहा है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है? 1 से 2 लग रहा है। और यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कहां से हो रहा है? 2 से 1 की तरफ हो रहा है। क्या बात समझ में आई आपको? ये कैप लगा देना हमें वेक्टर फॉर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए। पोजीशन वेक्टर, इसको क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर। यहां तक कहानी समझ में आई आपको? भाई डिस्टेंस r था, r का इसका पोजीशन वेक्टर क्या है? 1 से 2 की तरफ। इसका पोजीशन वेक्टर क्या है? 2 से 1 की तरफ। इसने इस पे फोर्स लगाया होगा तो F12, इसने इस पे फोर्स लगाया होगा तो F21। क्लियर यहां तक? अच्छा, इसको लिखेंगे कैसे? देखो, हमें फॉर्मूला पता है F इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होता है, जनरल फॉर्मूला। ये हमारा जनरल फॉर्मूला है। लेकिन हम बात कर रहे हैं इसकी पर्टिकुलर वेक्टर फॉर्म की। मान लो कोई भी एक टर्म ले लो, चाहे 1 2 लो, चाहे 2 1 लो, मैं 1 2 ले लेता हूं। अगर मान लो मैं F12 की बात करूं तो यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, F Q1 Q2 बाई R स्क्वायर आएगा, वो तो ठीक है। लेकिन F12 का मुझे बताओ पोजीशन वेक्टर क्या है? F12 कहां है? इस साइड में है। तो इस साइड का जो पोजीशन वेक्टर क्या है? R1। समझ में? पोजीशन वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है? किसी वेक्टर फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप ऐसा लिखोगे दैट मींस आपने F12 को वेक्टर फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, अब आप देखो किसी पोजीशन वेक्टर को ओपन करने का, मान लो अगर ए कैप है कोई भी वेक्टर, उसको अगर पोजीशन वेक्टर ओपन करोगे तो आप ऐसे लिखोगे, ये दैट अपॉन ऐसा। तो दिस इज द रूल जो आपने क्लास 11 में शायद पढ़ी होगी। तो ए वेक्टर को जब आपको पोजीशन वेक्टर सॉल्व करोगे तो आप इस तरह से लिखोगे। ठीक है, और इसको और ओपनली लिखना चाहो तो आप ऐसा लिख सकते हो, ए वेक्टर और मॉड लगने से ये पूरा हट जाएगा, क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ ए बचेगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक? ठीक है, धीरे हटा देता हूं मैं, थोड़ी स्पेस हमारे पास कम है, तो आप हर एक चीज अगर जरूरत लगे तो नोट करते चलना। ठीक है, अब यहां से इसको हम ओपन करेंगे तो व्हाट वी कैन राइट,
F12 का वेक्टर इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और साथ में इसको हम रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा R21 अपॉन R21 का मॉड, ठीक है, और जिससे क्या हो जाएगा वो R ही बन जाने वाला है। तो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू R21 अपॉन R, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया F12 की वैल्यू। आपको एग्जाम में इस तरह से ही लिखना है, ठीक है। R12 की वैल्यू हो गई, यहां तक क्लियर है। आप चाहे तो 21 लिख सकते हो, चाहे तो ऐसे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, क्लियर हो गया यहाँ पे। अब उसके बाद सिमिलरली जब आप F12 के लिए 21 के लिए करेंगे, ये किसके लिए था 12 के लिए, सिमिलरली हम किसके लिए करेंगे 21 के लिए, तो ये फॉर्मूला क्या आएगा K Q1 Q2 अपॉन R, और यहाँ पे आ जाएगा वेक्टर R12 का कैप और नीचे, ठीक है। दिख रहा है आपको, समझ में आ रही बातें दोनों, ठीक है, यहां तक तो क्लियर हो गया। अब क्या है, अब यहां से आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए। अब यहाँ 12 देखो, यहाँ 12 है, यहाँ 21 है, यहाँ 21 है, यहाँ 12 है। अगर मैं इसको ऐसा लिखूं F12 इज इक्वल्स टू माइनस F21, क्या ये मैच हो रहा है? क्या आप डाइजेस्ट कर पा रहे हो? मैंने क्या लिखा, मैंने ये लिखा है कि F12 जो है माइनस F21 के बराबर है। ऐसा कैसे लिख सकते हैं? सपोज करो मैं नेगेटिव यहाँ मानू, यहाँ माइनस मानू, जब यहाँ माइनस मानूंगा तो ये पोजीशन वेक्टर बदल के क्या हो जाएगा 2 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा 2 1 हो जाएगा, जिसके वजह से हम वी कैन राइट लाइक दिस, ये सेम टू हो जाएगा। देखो यहाँ जैसे ही 2 1 आ जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो 2 1 का ये फॉर्मूला मैच हो गया ना। तो F माइनस का F21 जो है वो F12 के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो नेगेटिव लगाने से साइन क्या होगा, वहां पे बदलाव चेंजेस होंगे, और चेंजेस होके ये क्या बन जाएगा, पूरी तरह से जो हमें चाहिए थे वो अपने को मिल जाएगा। तो इसलिए हम यहां से ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या था R12 का वेक्टर अपॉन R12, ठीक है। इसको मैं ऐसे रख देता हूं प्रॉपर, ठीक है, ठीक है, देखो, ठीक है, R12 फाइन, तो ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर है? आई थिंक आप इसको इतना लिख के आओगे, आपको एग्जाम में आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। 3 मार्क्स से आता है ये 100%, और आपको पूरे पूरे मिल जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। आगे देखो यहां से क्या क्या चीजें मिल गई हमें। इस कूलम्स लॉ से क्या मिला, सबसे पहली चीज हमने देखा कि F12 जो है वो माइनस ऑफ F21 के बराबर है, ऐसा लिख सकते हो। आइदर यू कैन राइट F121 इज इक्वल्स टू माइनस F12, ठीक है। तो पहली बात है हमें ये समझ में आ गई कि भाई जो कोलंबियन फोर्स होता है वो किसको फॉलो करता है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करता है। पहली बात समझ आई। दूसरा क्या बता, दे एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ टू चार्जेस सो दैट दे आर सेंटर फोर्स। आप देखना, आपने देखा भाई ये दो फोर्सेस थे, यहां से फोर्स लगा, यहां से फोर्स लगाती है, इसके सेंटर से ही फोर्स लगता है, सेंटर लाइन पे ही फोर्स लगता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, ये सेंट्रल फोर्सेस भी होते हैं। दो बातें समझ में आ गई, तो पूरा क्लियर हुआ आपको किस तरह से रिजॉल्व करना है फोर्सेस को और कैसे काम करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। कुछ चीजें नहीं आई तो प्लीज आप बता देना, ठीक है। अब देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के अंदर आ सकता है ये चीजें, लिमिटेशंस क्या क्या होती हैं कूलम्स लॉ की। तो पहली लिमिटेशन आप देखो कि द इलेक्ट्रिक चार्जेस मस्ट बी एट रेस्ट। चार्ज कैसे होने चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में होने चाहिए। कैसे, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में होने चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब चार्ज कैसा है, रेस्ट कंडीशन में होना चाहिए। दूसरी बात, द इलेक्ट्रिक चार्ज मस्ट बी पॉइंट चार्ज। किस तरह का चार्ज होना चाहिए बेटा, पॉइंट चार्ज होना चाहिए, बहुत ही छोटा चार्ज होना चाहिए। बट उसका कंडीशन भी है, कंडीशन क्या है, द एक्सटेंशन ऑफ चार्जेस मस्ट बी स्मॉलर देन द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। यानी कि अगर आपका दो चार्जेस हैं, ये जो गैप है ना, इससे छोटा होना चाहिए चार्ज। क्लियर है? साथ ही साथ एक बात और समझो कि द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस मस्ट बी ग्रेटर देन द न्यूक्लियर साइज। और ये जो सेपरेशन है ना, वो न्यूक्लियर साइज 10⁻⁵ से बड़ा होना चाहिए। तो तीन बातें समझे। पहला तो क्या था कि ये कैसा होना चाहिए, रेस्ट में होना चाहिए चार्ज। दूसरा, चार्ज पॉइंट चार्ज होना चाहिए, जो डिस्टेंस है दोनों चार्ज के बीच में उससे छोटा होना चाहिए चार्ज, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि जो चार्ज है उससे बीच का डिस्टेंस बड़ा होना चाहिए, लेकिन कितना बड़ा होना चाहिए कि भाई 10⁻⁵ मीटर से ज्यादा होना चाहिए, ठीक। और अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर आपने ये छोटा करते गए और मान लो बहुत नजदीक लेके आ गए, तो क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डोमिनेट कर जाएगा, और जिसके वजह से हमारा काम, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पे क्या होगा, जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो डोमिनेट कर जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, जैसे हमारा काम गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो क्लियर हुआ आपको तीनों चीजें। एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। कूलम्स लॉ क्या बताया मैंने कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, चार्ज के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, 1 अपॉन मतलब डिस्टेंस बिटवीन द स्क्वायर के, ठीक है, यहाँ तक ठीक। फिर उसका हमने फॉर्मूला देखा, डायमेंशनल फॉर्मूला देखा, ठीक है, इस तरह की बात देखी। फिर हमने डायमेंशनल फॉर्मूला के साथ साथ मैंने आपको बताया कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, जरूर आता है, इंपॉर्टेंट है, फाइन।
तो उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि कॉलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म हमने देखा, साथ ही साथ हमने दो बातें समझी उससे, क्या कि ये थर्ड लॉ को फॉलो करता है, दूसरा कि ये सेंट्रल फोर्स होता है, ठीक है। तीसरी बात हमने डिस्कशन की कि भाई क्या क्या लिमिटेशंस हैं कूलम्ब्स लॉ के, बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आता ही आता है। तो पहला लिमिटेशन है पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है, दूसरा लिमिटेशन है कि चार्ज कैसा होना चाहिए, रेस्ट कंडीशन में होने चाहिए, कैसे, रेस्ट कंडीशन में होने चाहिए, और थर्ड पॉइंट है वो कि जो गैप होना चाहिए ना वो 10⁻⁻15 से जाना होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपका 10⁻15 से कम हुआ तो वहां पे न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्ट काम करने लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जीरो हो जाएगा, जिससे हमारा काम होगा नहीं, या फोर्सेस उसके बीच में लगेंगे नहीं, या वैल्यू हमें प्रॉपर नहीं मिलेगी, ठीक है। सो आई होप आपको एंजॉय किए होगे आप इस लेक्चर को और काफी कुछ सीखे होगे, बिकॉज देखो बेटा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और इससे क्वेश्चन आएगा ये डेफिनेट है आपके गुजरात बोर्ड के अंदर, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आप नए हो इस चैनल पे नए हो तो आप प्लीज सब्सक्राइब करके हमारे मोटिवेशन को इंक्रीज करना, ठीक है। और ऐसे कमिंग ईयर्स में मैं आपके साथ ऐसे जुड़ा रहूंगा और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो शेयर करूंगा जो आपके लिए बोर्ड्स के लिए डायरेक्टली यूजफुल होगा, जिससे आप पढ़ के आप अच्छे मार्क्स लाओगे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।